वेलकम फ्रेंड्स। अभी तक जितने भी लेक्चर आप लोगों ने अटेंड किए होंगे उसमें हम लोगों ने बेसिकली डिस्कस किया था सेमीकंडक्टर के बारे में। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल की अगर मैं बात करूं तो हमने उसकी प्रॉपर्टी चेक की थी, हमने उसकी प्रॉपर्टी को समझा था। सबसे पहले जो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि सेमीकंडक्टर होता क्या है। सिलिकॉन और जर्मेनियम में से सिलिकॉन ही हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के मैन्युफैक्चरिंग में क्यों यूज़ करते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, ट्राइवेलेंट पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, सभी कुछ मैंने आपसे डिस्कस किया है जो आपके बेसिक्स है किसी भी सेमीकंडक्टर के। उसके बाद मैंने आपसे डिस्कस किया था सेमीकंडक्टर डायोड, यानी कि पीएन जंक्शन डायोड को मैंने आपसे बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस किया था। डायोड पे बेस्ड मैंने कई सारे न्यूमेरिकल आप डिस्कस किए थे, वीआई कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस की थी और किस तरीके से वीआई कैरेक्टरिस्टिक आपकी अफेक्ट होती है टेम्परेचर से, यानी टेम्परेचर का इफेक्ट वीआई कैरेक्टरिस्टिक पे। कट इन वोल्टेज जब टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हो तो क्या इफेक्ट पड़ता है, रिवर्स सैचुरेशन करंट पे टेम्परेचर चेंज अगर करते हो तो क्या इफेक्ट पड़ता है, मैंने ये भी डिस्कस किया था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। उसके बाद मैंने आपसे ये भी डिस्कस किया कि हम बाइजिंग की अगर बात करें तो दो तरीके की बाइजिंग हम यूज करते हैं, फॉरवर्ड बाइजिंग एंड द रिवर्स बाइजिंग। फॉरवर्ड बाइजिंग रिवर्स बाइजिंग की हम बात करते हैं तो दोनों ही केसेस में करंट किस तरीके से फ्लो करती है। रिवर्स बायस अप्लाई कर रहा हूं तो करंट की वैल्यू आपकी क्या होगी और रिवर्स करंट पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, ये भी मैंने आपसे डिस्कस कर चुका हूं। उसके बाद मैंने आपसे डायोड रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया। फिर उसके बाद मैंने आपसे डायोड कैपेसिटेंस के बारे में डिस्कस किया, किस तरीके से कैपेसिटेंस, डायोड कैपेसिटेंस एंड डायोड रेजिस्टेंस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। तो अब हम फोकस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। तो जो भी डायोड की प्रॉपर्टी थी हम बात करें तो डायोड की, तो डायोड बेसिकली मैंने आपको दो तरीके से एक्सप्लेन किया था। एक था प्रैक्टिकल डायोड, यानी कि जब डायोड हम सिलिकॉन या जर्मेनियम की बात करते हैं तो सिलिकॉन और जर्मेनियम के केस में हमें कट इन वोल्टेज को कंसीडर करना होता है। सिलिकॉन में कट इन वोल्टेज कितना होता है 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम में कट इन वोल्टेज कितना होता है 0.3 वोल्ट। तो जब भी हम डायोड की बात करते हैं प्रैक्टिकल डायोड की तो फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस वोल्टेज जब भी हम अप्लाई करेंगे किसी डायोड टर्मिनल के अक्रॉस तो सिलिकॉन का 0.7 और जर्मेनियम का 0.3 वोल्टेज आपको कंसीडर करना होगा। लेकिन अगर आइडियल डायोड की बात करूं, आइडियल डायोड के केस में आपको सिलिकॉन और जर्मेनियम का जो वोल्टेज ड्रॉप होता है 0.7 और 0.3 उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। यानी कि अगर आइडियल डायोड के लिए मैं फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अप्लाई करता हूं तो आइडियल डायोड एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करेगा। अगर आइडियल डायोड के अक्रॉस में रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई करता हूं तो आइडियल डायोड एज ए ओपन सर्किट वर्क करेगा, यानी करंट उसमें जीरो होगी। अगर कोई चीज ओपन सर्किट है दैट मींस करंट इज जीरो और जो लोड रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया उसके अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज भी क्या होगा आपका जीरो हो जाएगा। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन ऑफ पीएन डायोड, इसकी कोई भी एप्लीकेशन हो, डायोड की कोई भी एप्लीकेशन हो, हम हमेशा आइडियल डायोड की हेल्प से ही उसको समझेंगे। अगर किसी सर्किट की वर्किंग आपको एक्सप्लेन करनी हो तो हम डायोड को आइडियल मान के उस सर्किट की जो भी आपकी वर्किंग है उसको एक्सप्लेन करेंगे और जो फॉर्मूले निकल के आएंगे उन फॉर्मूले में जहां जहां आइडियल डायोड था वहां वहां हम प्रैक्टिकल डायोड यानी सिलिकॉन या जर्मेनियम डायोड मान के उस फॉर्मूले को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, कौन कौन सी डायोड की एप्लीकेशन पॉसिबल है, किन किन एरिया में हम डायोड का यूज कर सकते हैं। तो जो पहली एप्लीकेशन है, द फर्स्ट एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायोड एज ए रेक्टिफायर। डायोड एज ए रेक्टिफायर, दिस इज वेरी important application of diode. Second, diode as a clipper, डायोड को हम क्लिपर की तरह भी यूज कर सकते हैं। थर्ड, डायोड एज ए क्लैंपर, डायोड को हम क्लैंपर की तरह भी यूज कर सकते हैं। फोर्थ, डायोड as a voltage मल्टीप्लायर की तरह भी यूज कर सकते हैं। फिफ्थ, डायोड एज पीक डिटेक्टर, डायोड को एज ए पीक डिटेक्टर भी मैं यूज कर सकता हूं। सिक्स, डायोड एज ए प्रिसीजन रेक्टिफायर,
डायोड को एज ए प्रेसीजन रेक्टिफायर की तरह भी यूज कर सकता हूं। इन सारी एप्लीकेशन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होती है डायोड की, वो होती है डायोड एज ए रेक्टिफायर। दैट मीन पीएन जंक्शन डायोड को कैसे हम रेक्टिफायर की तरह यूज कर सकते हैं। सेकंड एप्लीकेशन होती है डायोड एज ए क्लिपर। क्लिपर का मतलब होता है किसी भी वेव फॉर्म, जो वोल्टेज आपका आ रहा है किसी भी एसी वेव फॉर्म की हम बात करें, उसके किसी पर्टिकुलर पोर्शन को, चाहे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो चाहे वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो, किस तरीके से आप डिलीट कर सकते हो। क्लैंपर की अगर हम बात करें, जो भी आपका इनकमिंग एसी आ रहा है, सपोज करिए कि आपको किसी पर्टिकुलर डिवाइस के लिए +10 वोल्ट और -10 वोल्ट एसी पावर सप्लाई चाहिए, लेकिन जो सप्लाई आ रही है आपकी बेसिकली वो +10 और +5 वोल्ट और -5 वोल्ट आ रही है, और सपोज करिए किसी डिवाइस के लिए अगर आपको +10 वोल्ट केवल अप्लाई करना है, तो हम नीचे वाले नेगेटिव लेवल को ऊपर की ओर शिफ्ट कर सकते हैं। ये काम आपको कौन करेगा? क्लैंपर। इसी तरीके से वोल्टेज मल्टीप्लाई की बात करें, अगर डीसी वोल्टेज आपका 5 वोल्ट है, मुझे 10 वोल्ट चाहिए या फिर 15 वोल्ट चाहिए या फिर 2 के मल्टीपल में चाहिए, 1 VM 2 VM 3 VM 4 VM, तो उस वोल्टेज को मैं इंक्रीज कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ डीसी, विद द हेल्प ऑफ वोल्टेज मल्टीप्लायर। डायोड एज ए पीक डिटेक्टर, कई बार ऐसा होता है कि अगर हम किसी मैक्सिमम वोल्टेज की बात करें या फिर मिनिमम वोल्टेज की बात करें किसी भी सर्किट में, तो किसी भी सर्किट का मैक्सिमम वोल्टेज या मिनिमम वोल्टेज हम डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पीक डिटेक्टर, जो भी पीक वोल्टेज होगा। और डायोड एज ए प्रिसीजन रेक्टिफायर, हम ये बात जानते हैं कि हम रेक्टिफायर की बात करें तो बेसिकली सिलिकॉन का वोल्टेज ड्रॉप होता है 0.7 वोल्ट। मैं ये नहीं चाहता कि मैं इनपुट पर कोई वोल्टेज अप्लाई करूं तो थोड़ा सा वोल्टेज यानी 0.7 वोल्ट सिलिकॉन के अक्रॉस ड्रॉप हो जाए। तो कैसे जो वोल्टेज ड्रॉप वहां पे हो रहा है सिलिकॉन के अक्रॉस, वहां वोल्टेज ड्रॉप ना हो, उसके लिए प्रिसीजन हम रेक्टिफायर का यूज करेंगे। ठीक है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है आपकी, वो एप्लीकेशन आपकी होती है डायोड एज ए रेक्टिफायर। तो मैं जो डिस्कस करूंगा सबसे पहले वो डिस्कस करूंगा रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी रेगुलेटेड पावर सप्लाई में कौन कौन से सर्किट यूज होते हैं और उसका ब्लॉक डायग्राम क्या है। ठीक है, तो पहले जो मैं डिस्कस करूंगा वो करूंगा रेगुलेटेड पावर सप्लाई। रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई, रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई। तो इसमें कौन कौन से ब्लॉक डायग्राम हम यूज करते हैं किसी भी रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई में, उसको देख लेते हैं। पहला जो आपका रहेगा वो रहेगा ट्रांसफार्मर। फिर रहेगा आपका रेक्टिफायर यानी डायोड। यहां पे आप एसी अप्लाई करेंगे, एसी इनपुट, ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं, N1 N2 आपके नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो ये आपका बेसिकली ट्रांसफार्मर है। ठीक है, हम यहाँ पे रेक्टिफायर यूज करेंगे। फिर रेक्टिफायर यूज करने के बाद में आपको फिल्टर यूज करना होगा। ठीक है, और जब आप फिल्टर यूज कर लेंगे, फिल्टर यूज करने के बाद में आपको एक आईसी यूज करनी होगी 7805 आईसी, तब आपको यहाँ से डीसी मिलेगी। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे एसी वोल्टेज, इनपुट, और जो यहाँ पे मिलेगा आपको वो डीसी आउटपुट मिलेगा, कांस्टेंट वोल्टेज, डीसी आउटपुट। तो ये आपका बेसिकली एक रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई का सर्किट है। तो किसी भी रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई सर्किट की हम बात करें तो आपका पहला ब्लॉक होगा वो कौन सा होगा?
ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर आपका स्टेप अप भी हो सकता है और स्टेप डाउन भी हो सकता है, ठीक है। यानी अगर कोई आपकी इनकमिंग एसी है और उसकी अगर इनकमिंग एसी को हमें स्टेप डाउन करना है, यानी कहीं ना कहीं वोल्टेज लेवल को डिक्रीमेंट करना है, तो हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ कर लेंगे। अगर वोल्टेज लेवल को आपको बढ़ाना है तो कहीं ना कहीं हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज़ कर लेंगे। तो पहला ब्लॉक जो होगा आपका रेगुलेटेड पावर सप्लाई में, वो ब्लॉक कौन सा होगा आपका? ट्रांसफार्मर। दूसरा ब्लॉक होगा आपका रेक्टिफायर। रेक्टिफायर बेसिकली क्या करेगा, जो भी आपका इनकमिंग एसी है, ठीक है, इस पे हम जो भी इनकमिंग एसी है, जब हम एसी यहाँ पे अप्लाई करेंगे, रेक्टिफायर क्या करेगा, यानी कि डायोड उस इनकमिंग एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करेगा। ध्यान रखिएगा, पल्सेटिंग डीसी। कांस्टेंट डीसी आपको रेक्टिफायर से कभी भी नहीं मिलती है, आपको जब भी मिलेगी पल्सेटिंग डीसी मिलेगी, यानी कुछ ना कुछ एसी कंपोनेंट डीसी में प्रेजेंट होंगे। उन कंपोनेंट को, जो एसी कंपोनेंट है, डीसी आउटपुट वोल्टेज में से मुझे उसे हटाना होगा। इसके लिए जो मैं ब्लॉक यूज करूंगा, वो ब्लॉक यूज करूंगा फिल्टर। बेसिकली हम कैपेसिटिव फिल्टर का यूज करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली विद द हेल्प ऑफ आरसी फिल्टर या कैपेसिटर फिल्टर, हम इन रिपल्स को, जो आपके एसी कंपोनेंट होते हैं डीसी में, उसको बोलते हैं रिपल्स। उन रिपल्स को मैं आपका रिमूव करूंगा विद द हेल्प ऑफ फिल्टर। उसके बाद आपका IC 7805 IC यूज करूंगा 7805। ये आपका क्या करेगा, जो भी आपके वेरिएशंस होंगे उसको और ज़्यादा स्मूथ करेगी, उसको रिमूव कर देगी और आपको एक कांस्टेंट डीसी वोल्टेज प्रोवाइड करेगी। तो ये आपका किसी भी एक रेगुलेटरी डीसी पावर सप्लाई का सर्किट होता है। और हम ये जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करें तो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस किससे ऑपरेट होती है? डीसी पावर सप्लाई से। यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को उनका ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एक कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए होता है। तो इसलिए हमें एसी को डीसी में कन्वर्ट करना होगा। अगर आप बात करें मोबाइल चार्जर की या बात करें लैपटॉप चार्जर की, तो मोबाइल चार्जर में बेसिकली आपका ये रेक्टिफायर सर्किट लगा होता है, रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई का सर्किट लगा होता है। घरों में हमारे क्या आता है? एसी। तो आपके जो भी घरों में एसी आती है, जब वो चार्जर आप कनेक्ट करते हो तो वो चार्जर क्या करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा और उससे आपका मोबाइल चार्ज होगा। इसी तरीके से हम लैपटॉप चार्जर की बात करते हैं तो वहां पर भी हमने यही रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई सर्किट लगाया हुआ है। वो इनकमिंग एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा और इस डीसी से आपका लैपटॉप चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की हम बात करें तो हमेशा कांस्टेंट वोल्टेज और लो वोल्टेज से ऑपरेट होती है, इसलिए हमें इनकमिंग एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करना होगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी भी एसी को जो डीसी वोल्टेज में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आपका पॉसिबल होता है विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर। तो यहाँ पे जो हम मेन एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे किसी भी डायोड की, वो है आपकी रेक्टिफायर। तो यहां पे हम डिस्कस करेंगे आपसे रेक्टिफायर। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं रेक्टिफायर होता क्या है। रेक्टिफायर आपका एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो बेसिकली यूज होती है इनकमिंग एसी को कन्वर्ट करने के लिए, किसमें? पल्सेटिंग डीसी में, ठीक है। तो रेक्टिफायर बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, device used to convert AC input to the pulsating DC, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम रेक्टिफायर की बात करें, रेक्टिफायर की एप्लीकेशन क्या होती है? रेक्टिफायर एसी को बेसिकली पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। केयरफुली लिसन, केयरफुली। पल्सेटिंग डीसी दैट मींस आपको प्योर डीसी नहीं मिलती है, आपको कांस्टेंट डीसी नहीं मिलती है। वहां उस डीसी आउटपुट में कुछ ना कुछ एसी कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं। उन एसी कंपोनेंट को कैसे हटाना है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो राइट नाउ फोकस ऑन द रेक्टिफायर। इलेक्ट्रॉनिक रेक्टिफायर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट एसी इनपुट टू द पल्सेटिंग डीसी। ये डेफिनेशन होती है रेक्टिफायर की। और आप ये भी कह सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर bidirectional voltage और current, bidirectional voltage और current converted into unidirectional voltage और
करंट। ठीक है, ये आप सेकंड डेफिनेशन भी इसकी डिफाइन कर सकते हैं। पहली तो ये है कि आपको जो भी इनकमिंग एसी होगी उसको ये पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट कर देगा। प्योर डीसी आपको नहीं मिलेगी, कांस्टेंट डीसी नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ एसी कंपोनेंट आपके डीसी आउटपुट में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, और इसको आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि बाई डायरेक्शनल वोल्टेज या फिर करंट जो होती है वो कन्वर्ट हो जाएगी किस में, यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज या फिर यूनिडायरेक्शनल करंट में विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर। तो ये आपके एक रेक्टिफायर की डेफिनेशन है, और रेक्टिफायर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां जहां आपको डीसी की रिक्वायरमेंट होगी, जहां जहां आपको डीसी की रिक्वायरमेंट होगी, वहां वहां आप इस रेक्टिफायर डिवाइस का यूज कर सकते हैं एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिए कि कभी भी रेक्टिफायर की हेल्प से हम प्योर डीसी ऑब्टेन नहीं कर सकते। डीसी आउटपुट में कुछ ना कुछ एसी कंपोनेंट आपके प्रेजेंट होंगे, उन एसी कंपोनेंट को मुझे रिड्यूस करना होगा। उसके लिए क्या टेक्निक यूज करते हैं अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम फोकस करेंगे रेक्टिफायर पे। तो रेक्टिफायर क्या होता है, एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करने को हम कहते हैं रेक्टिफायर या फिर रेक्टिफिकेशन बोलते हैं इसको। और बाई डायरेक्शनल वोल्टेज को यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज में हम कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं वोल्टेज की, अगर ये आपका इनपुट वोल्टेज है तो ये आपकी क्या है, एसी इनपुट है। ये आपका क्या है, एसी इनपुट। पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। जब आप एक रेक्टिफायर का यूज करेंगे, अगर आप एक डायोड का यूज करेंगे तो अब जो आपको आउटपुट मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा। ये आपका कहलाता है पल्सेटिंग डीसी आउटपुट। पल्सेटिंग डीसी आउटपुट आपका कहलाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये बाई डायरेक्शनल वोल्टेज था, लेकिन हमें मिला क्या, यूनि डायरेक्शनल वोल्टेज। यानी बाई डायरेक्शनल वोल्टेज या करंट को मैं यूनि डायरेक्शनल वोल्टेज या करंट में कन्वर्ट कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ डायोड। यहां पे बेसिकली डायोड एज ए रेक्टिफायर यूज हो रहा है, डायोड एज ए रेक्टिफायर यूज कर रहा है। अगर यहाँ पे हम हाफ वेव डायोड का यूज करेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर का, तो ये मिलेगा। अगर हम यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर का यूज कर लें, फुल वेव यानी कि आप फुल साइकिल को रेक्टिफाई कर सकते हैं, तो इस तरीके से आपको आउटपुट मिलने लगेगा। तो इसमें एसी कंपोनेंट आपके कम होंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम दोनों ही टाइप के डायोड को डिस्कस करेंगे। तो अगर डायोड एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे, तो अगर हम रेक्टिफायर पे फोकस करें तो रेक्टिफायर आपका कितने तरीके का हो जाएगा, दो तरीके का। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा आपका होता है फुल वेव रेक्टिफायर। तो दोनों ही रेक्टिफायर सर्किट और उसकी वर्किंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही आराम से, बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझना है। ठीक है, तो हम रेक्टिफायर पे फोकस करते हैं। तो रेक्टिफायर के कितने टाइप्स होंगे, पहला आपका टाइप होगा बेसिकली हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर, HWR लिख देता हूं मैं इसको, हाफ वेव रेक्टिफायर। दूसरा जो टाइप होगा आपका रेक्टिफायर का वो होगा फुल वेव रेक्टिफायर। अगर फुल वेव रेक्टिफायर की मैं बात करूं, यानी कि FWR, यहां पे फुल वेव रेक्टिफायर फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला आपका होगा सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। दूसरा जो टाइप होगा वो आपका होगा ब्रिज रेक्टिफायर। तो बेसिकली रेक्टिफायर की हम बात करें तो रेक्टिफायर आपके दो तरीके के होते हैं। पहला रेक्टिफायर होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा रेक्टिफायर होता है आपका फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो अगर आप फुल वेव रेक्टिफायर की बात करते हैं तो फुल वेव रेक्टिफायर फिर से डिवाइड किया गया है दो पार्ट में। पहला आपका होता है सेंट्रल टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर और जो दूसरा होता है वो होता है आपका ब्रिज रेक्टिफायर। तो हम एक एक करके इन सारे रेक्टिफायर को डिस्कस करेंगे। इन रेक्टिफायर्स की एप्लीकेशन क्या होती है, इन रेक्टिफायर से रिलेटेड जो पैरामीटर है वो कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी वैल्यू को हम यहाँ पे निकालेंगे, जो वैल्यू जिन वैल्यू पे बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले जो डिस्कस करूंगा मैं वो है आपका हाफ वेव रेक्टिफायर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेक्टिफायर अब तक जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं और आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस में रेक्टिफायर, तो 100% 2 या 3 क्वेश्चन आपको रेक्टिफायर से मिलेंगे और वो क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं। चाहे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव,
टाइप क्वेश्चन, अगर वो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तब भी आप उसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझिए। आप किसी भी क्वेश्चन पेपर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को चेक कर लीजिए, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रेक्टिफायर पे बेस्ड 2 या 3 क्वेश्चन आए हैं और ट्रस्ट मी उन क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो रेक्टिफायर मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो आपका रेक्टिफायर है हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर। तो कोई अगर आपसे पूछता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, तो आपको नाम से मालूम चल रहा है हाफ वेव रेक्टिफायर, दैट मींस ओनली हाफ एसी इनपुट साइकिल इज गोइंग टू रेक्टिफाई। साफ साफ मालूम चल रहा है हाफ वेव रेक्टिफायर, यानी किसी भी एसी इनपुट साइकिल की आप बात करते हैं तो उसका केवल हाफ पोर्शन या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, ये डायोड की डायरेक्शन में डिपेंड करता है। हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर साफ साफ बता रहा है कि मैं सिर्फ हाफ साइकिल को ही रेक्टिफाई करूंगा, या तो मैं पॉजिटिव साइकिल को रेक्टिफाई करूंगा या तो मैं नेगेटिव साइकिल को रेक्टिफाई करूंगा। और ये डिपेंड करता है डायोड की डायरेक्शन पे कि डायोड की डायरेक्शन सर्किट में आपने क्या यूज की हुई है। ठीक है, तो अगर हाफ वेव रेक्टिफायर की मैं बात करता हूं, हाफ वेव रेक्टिफायर रेक्टिफाइज only half portion of incoming AC इनपुट साइकिल। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। हाफ वेव रेक्टिफायर खुद बता रहा है कि मैं केवल हाफ साइकिल को ही रेक्टिफाई कर सकता हूं, चाहे वो पॉजिटिव साइकिल हो चाहे नेगेटिव, या तो पॉजिटिव को रेक्टिफाई करूंगा या तो नेगेटिव साइकिल को रेक्टिफाई करूंगा। ये डायोड की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। फुल साइकिल ऑफ एसी इनपुट सिग्नल कभी भी रेक्टिफाई नहीं होती है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? हाफ वेव रेक्टिफायर इज ए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट which will convert only half cycle into DC output. Convert only half cycle of AC input into pulsating, not DC, pulsating DC output. आई थिंक एज फॉर एज डेफिनेशन इज कंसर्न आपको डेफिनेशन क्लियर होगी। केवल एसी इनपुट की हाफ साइकिल ही रेक्टिफाइड होगी, यानी एसी इनपुट जो आपने अप्लाई किया हुआ है उसकी हाफ साइकिल के लिए आपको डीसी आउटपुट मिलेगा, यानी आप बाई डायरेक्शनल को यूनी डायरेक्शनल वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मैं एक सर्किट ड्रॉ करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको वेव फॉर्म के थ्रू भी बता देता हूं कि अगर मैं बात कर रहा हूं हाफ साइकिल रेक्टिफाई होने की, तो जो हाफ साइकिल रेक्टिफाई होके मिलेगी वो किस तरीके से मिलेगी। अगर ये आपका एक एसी इनपुट है, एसी इनपुट है, और अगर आप हाफ वेव रेक्टिफायर यूज कर रहे हैं, HWR हाफ वेव रेक्टिफायर आप यूज कर रहे हैं, और अगर मैं कह दूं कि डायोड की डायरेक्शन आपकी ऐसी है, ये आपकी डायरेक्शन की डायोड की डायरेक्शन है, दिस इज अ डायोड डायरेक्शन, और यहां पे आपने एसी को अप्लाई किया हुआ है, तब जो आपको आउटपुट मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा, यानी केवल पॉजिटिव साइकिल आपकी रेक्टिफाई हो जाएगी, सिर्फ पॉजिटिव साइकिल आपको रेक्टिफाई हो जाएगी, यानी जो आपको आउटपुट मिलेगा वो आपको सिर्फ पॉजिटिव साइकिल के लिए मिलेगा। लेकिन अगर मैं डायोड की डायरेक्शन रिवर्स कर दूं, अगर मैं डायोड की डायरेक्शन रिवर्स कर दूं, इस पे अप्लाई करता हूं, तो अब जो आउटपुट मिलेगा वो आपको नेगेटिव साइकिल के लिए मिलेगा। अब जो आउटपुट मिल रहा है आपको किसके लिए मिल रहा है? नेगेटिव साइकिल के लिए। तो मैं आपको पहले ही कह दिया था कि हाफ वेव रेक्टिफायर केवल हाफ साइकिल को ही रेक्टिफाई करेगा, और पॉजिटिव साइकिल मिलेगी या फिर नेगेटिव साइकिल के लिए आउटपुट मिलेगा, ये डिपेंड करेगा आपका डायोड की डायरेक्शन पे। और इसको मैं प्रूव भी करूंगा अभी विद द हेल्प ऑफ डायोड सर्किट, दैट मींस हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट। तो हम फोकस करते हैं अब हाफ वेव रेक्टिफायर के सर्किट पे। तो बेसिकली आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में मैं एक सिंगल डायोड का ही यूज करूंगा। अगर आपसे कोई पूछता है क्वेश्चन में
कि हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड यूज होते हैं, और आपको ऑप्शन में दिया जाता है 1 2 3 4, तो आपका ऑप्शन होगा 1। हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट में आपको केवल सिंगल डायोड का ही यूज करना है। तो मैं सर्किट ड्रॉ करने जा रहा हूं। तो अगर हम हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें तो सबसे पहले किसी भी रेगुलेटेड पावर सप्लाई या डीसी पावर सप्लाई सर्किट में जो आपका पहला ब्लॉक होता है वो होता है ट्रांसफार्मर का, क्योंकि इनकमिंग एसी जो होती है हमें कहीं ना कहीं स्टेप डाउन करनी होती है। अगर 220 वोल्ट की एसी हमारे घर में आ रही है तो हम 220 वोल्ट की एसी डायरेक्टली डायोड पे अप्लाई नहीं कर सकते, उसको हमें स्टेप डाउन करना होगा, ठीक है। तो स्टेप डाउन के लिए मुझे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करना होगा। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है कि नहीं डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे। N1, दिस इज N2, दिस इज N1, हियर दिस इज AC इनपुट, T, दिस इज VI, दिस इज पीरियोडिक AC साइकिल, पॉजिटिव नेगेटिव, आप और भी ले सकते हैं। तो ये आपका एक इनकमिंग एसी इनपुट है। घरों में जो एसी आती है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे आती है। ये आपके नंबर ऑफ टर्न्स है। ये आपकी प्राइमरी, ये आपका ट्रांसफार्मर है। ये होता है आपका प्राइमरी कॉइल। ये आपकी होती है सेकेंडरी कॉइल। तो अगर प्राइमरी कॉइल की हम बात करें, जो आप वोल्टेज अप्लाई करते हो उसको बोलते हैं प्राइमरी वोल्टेज। यानी यहां पे जो वोल्टेज होगा वो आपको मान लीजिए क्या है, वीपी, या फिर इसको बोल दीजिए आप V1। सेकेंडरी साइड पे जो आपका आउटपुट वोल्टेज मिलता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वोल्टेज इसको आप या तो VS बोल दीजिए या फिर इसको V2 बोल दीजिए। आप किसी तरीके से अगर प्राइमरी कॉइल की बात करें, अगर प्राइमरी कॉइल में करंट आपकी I1 फ्लो कर रही है और सेकेंडरी कॉइल में करंट आपकी अगर I2 फ्लो कर रही है, तो वोल्टेज, करंट और नंबर ऑफ टर्न्स में रिलेशनशिप होता है, वो रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार इसमें बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो जो रिलेशनशिप होता है वो मैं यहां लिख देता